बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिकेशन? जनरली वी हैव टू सप्लाई heat to some material to raise its temperature. So the amount of heat to be supplied to a given mass of the material to produce a unit change in the temperature. मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं किसी मटेरियल का, उसके गिवन मैस का, जैसे सम टाइम हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी के बारे में, कि किसी चीज़ के एक मोल का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हीट ऑब्जॉर्व करता है मटेरियल उसको आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यहाँ हमारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिकेशन है। इलेक्ट्रॉन कितनी हीट ऑब्जॉर्व करता है जब किसी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज होता है। सर काइंडली बता दीजिए चैप्टर कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल चैप्टर जो हमारा रूटीन में चल रहा था। प्रीवियस हमारा लेक्चर डेंसिटी ऑफ स्टेट का था, या उसी की कंटिन्यूएशन है। 340 पेज है जी। तो हीट जो है वो किसी भी सॉलिड के अंदर लेटेस्ट वाइब्रेशन से या ट्रांसपोर्ट होती है, या इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सॉलिड के अंदर, उनसे हीट जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी बुनियादी कंट्रीब्यूशन है मटेरियल की स्पेसिफिक हीट के अंदर। तो इन दोनों में से जो मेजर फैक्टर जिसको हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन का पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। और फिर हम ओवरऑल दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट और जो लेटेस्ट की स्पेसिफिक हीट है, यानी वाइब्रेशन है, जो फोनॉन की जैसे स्पेसिफिक हीट है, उनका आपस में कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है, वो कैसे रिलेट करते हैं, उनमें से कौन सी कब डोमिनेट करती है, किस की डोमिनेशन लो टेम्परेचर पे है और किसकी हाई टेम्परेचर पे। सबसे पहले तो हम बुनियादी थ्योरीज को डिस्कस करते हैं जिनके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को डिराइव कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। ड्रूड लॉरेंट्ज मॉडल हमने जो पढ़ा था, पहला टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री पार्टिकल की तरह होते हैं, जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल क्लासिकल या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को ओबे करते हैं, बिल्कुल इसी तरह तो फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी सॉलिड के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर, वो भी गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह हैं, वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे करते हैं अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ध्यान में रखते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को गैस के मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक थ्योरी से जो हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो आमतौर पे 3/2 kT के बराबर होता है। यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है। तो अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हों तो एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल can be easily calculated. So this is the relationship for average energy 3/2. So you have multiplied simply by n. तो सिंगल एंटिटी जो है वो थी 3/2 kT, और अगर आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यू सिंपली मल्टीप्लाइड इट बाय n। एन के को आप आर के बराबर पुट करते हैं, गैस कांस्टेंट आर है, आप जानते हैं सारे इसके बारे में, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2 RT। तो सबसे पहले आपने एवरेज एनर्जी निकाली है इलेक्ट्रॉन्स की पर मोल, एक मोल में जो। अब इसी अगर आपके पास किसी सिस्टम की या किसी एक मोल की एवरेज एनर्जी मौजूद हो तो उससे आप बड़ी आसानी से स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज एनर्जी मौजूद है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, हम उसको यूज़ करके स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। तो सिंपली आप उसका टेम्परेचर के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एवरेज एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर।
तो 3RT का टेम्परेचर के हिसाब से जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिंपली गेट 3/2 RT। यहाँ पे R भी कांस्टेंट है, आप जानते हैं 3 और 2 नंबर्स हैं, तो यू गेट अ कांस्टेंट रिजल्ट। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होती है मेटल्स की वो कांस्टेंट होती है, बट एक्चुअल रिजल्ट्स ऐसे नहीं हैं। बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जिनके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा जहन में लेके आए, थर्मल प्रॉपर्टीज़ का एक चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ा था, तो वहाँ ये डिस्कशन हम बड़ी डिटेल में करते हैं। सर ये हमने 3/2 R को हमने 3 के इक्वल क्यों कर दिया? R को आपने 3 के इक्वल नहीं किया, आपने R की वैल्यू पुट की है और यूनिट चेंज की है, कैलोरी पर मोल में चेंज किया है, यूनिट चेंज की है आपने, R की वैल्यू को ओके पुट सर। किया है, ठीक है। जॉल पर मोल से आपने इसको कैलोरी पर मोल में चेंज किया है। तो क्लासिकल वैल्यू जो हमारे सामने मौजूद ओके है सर। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से डिसएग्री करती है, और डिसएग्री इन अ सेंस कि अगर आप ये ब्रैकेट में मैंने पॉइंट आउट किया ग्रेटर अबाउट 10⁻⁻², इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, हेंस हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो खामी है, ये जो डिस्क्रिपेंसी है, दिस कैन बी रिमूव्ड अगर आप क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व कर लें, या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हैं आप इनको इन्वॉल्व कर लें। तो देखते हैं कि किस तरह हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने डेंसिटी ऑफ स्टेट को पढ़ा था। डेंसिटी ऑफ स्टेट का रिजल्ट ये शो करता था कि 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है उसकी पीक होती है कहाँ पे, फर्मी लेवल पे, क्योंकि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो स्टेप फंक्शन के तौर पे काम करता है अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन रखा जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ स्टेट है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है फर्मी लेवल के ऊपर, और जैसे ही आप फर्मी लेवल को क्रॉस करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। आप, मेरा ख्याल है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम डेंसिटी फर्मी लेवल पे मौजूद होती है। अब जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो अगर आप उस कर्व को जहन में लेके आए, वो स्टेप फंक्शन से रैंप में तब्दील हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन्स की पीक है वो फर्मी लेवल से पीछे शिफ्ट हो जाती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल को क्रॉस भी कर जाते हैं। इसका मतलब आपको फर्मी लेवल के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है। इस केस में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं? तो आमतौर पे ट्रांसपोर्टेशन में जिन इलेक्ट्रॉन का पार्ट होता है, हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी फर्मी लेवल की एनर्जी के बराबर हो। काइंडली अपने माइक्स को म्यूट कर लें, काइंडली अपने माइक्स को म्यूट कर लें। तो नॉर्मली मैक्सिमम एनर्जी होती है EF, यानी कि फर्मी एनर्जी। तो जब आप टेम्परेचर देते हैं तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स में ऐड होती है, KT के बराबर। तो वो इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली EF माइनस KT पे मौजूद थे वो इस वक्त EF पर मौजूद हैं। तो ये जो विंडो हमने डिफाइन की है EF माइनस KT से लेके EF तक, ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो टेम्परेचर की वजह से फर्मी लेवल को क्रॉस कर जाएंगे। ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका टेम्परेचर चेंज करने में किरदार है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फर्मी लेवल तक आ सकें। अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल पे नहीं आता तो उसके फ्री होने का कोई चांस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं होता तो उसका टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने में रोल नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हीट को कैरी करते हैं। तो हमने यहाँ ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन EF माइनस KT और EF के दरमियान में मौजूद होते हैं वही असरअंदाज होते हैं, वही अफेक्टेड हैं। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, दे आर अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर।
तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे ये निकालने के लिए हम के टी और ई एफ की रेशो अगर ले लें तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी कि के टी की वजह से, के टी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो सिस्टम में ऐड हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अफेक्ट हुए, तो उसको आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर ज़रब दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि इस विंडो में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फर्मी लेवल या उससे ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपके जो सॉलिड है उसकी हीट कैपेसिटी पे असर हो सकता है। चलें जी, ये करेक्शन की है हमने, जो पिछली क्लासिकल की जो डिस्कशन की थी उसमें हमने नहीं की थी। ये क्वांटम इफेक्ट है। जब आप फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो तब आपने ये देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। तो अब आपने ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व कर ली है, तो अब आप दोबारा से एवरेज एनर्जी निकालना चाहते हैं अगेन। तो ये हमारी सेमी क्लासिकल सेमी क्वांटम अप्रोच है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको अगेन हम 3/2 kT ही ले रहे हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अफेक्टेड हैं NkT/En। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को टोटल अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अफेक्टेड इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी आ जाए। एंड हेंस स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट निकालनी है, अगेन सेम फार्मूला है। आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है मेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इट्स क्वाइट सिंपल। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ पे टी स्केयर है तो इसका डेरिवेटिव आप लेंगे, दैट विल बी 2t। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू गेट 3nk kT/EF, या nk को आप जो है वो r के बराबर पुट कर सकते हैं। सो यू गेट 3r kT/EF। सिंपल डेरिवेशन है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। आफ्टर अप्लाइंग दिस करेक्शन हमें हासिल क्या हुआ? सर काइंडली बता दें कि ये जो आप जी जी पूछें। सर काइंडली बता दें कि आपने EF माइनस KT इवन अनअफेक्टेड एंड EF प्लस KT इवन अफेक्टेड, इसमें क्या डिफरेंस है? दोबारा आप बोलें, क्या कहा आपने? देखें, हाँ मैं आपको बताता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन EF एनर्जी रखते होंगे उन्हीं के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब आप सिस्टम को एनर्जी देते हैं, जब आप सॉलिड की को एनर्जी, हीट एनर्जी देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड होती है KT के बराबर। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले EF माइनस KT पे मौजूद था, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने के बाद अब कहाँ मौजूद होगा? EF पे मौजूद होगा। KT ज़्यादा हो गई ना, ऊपर आ गया। देखिए पहले नीचे मौजूद था, कहाँ पे? EF माइनस KT पे। अब आपको पता है कि हमने उसको एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दी है, ठीक है, पहले यहाँ है, एक्स्ट्रा एनर्जी दी है तो फर्मी लेवल के बराबर आ जाएगा, राइट? तो इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इलेक्ट्रॉन हैं जो सारे फर्मी लेवल पे या उसके ऊपर जाएंगे। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी। यस सर। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, उनको आपने एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रहे कि ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन की है, ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को यानी फर्मी डिराक फंक्शन को इस्तेमाल करके आपने की है। फर्मी डिराक फंक्शन की डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी के जहन में नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब से देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है वहाँ से, या आप किताब से उसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आई है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, 3R kT/EF फॉर द मेटल्स, ये वैल्यू करेक्ट है अप टू सम एक्सटेंट। लेकिन कहीं कहीं बाज़ मटेरियल ऐसे हैं जिनके लिए डेविएशन आती है। इस तरह की चीज़ें हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा जहन दौड़ाएं तो स्पेसिफिक हीट की डिस्कशन हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर, और वहाँ ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि कौन सी मटेरियल जो है वो उनमें स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, किस में जो है वो टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है।
तो हम इससे बेहतर अप्रोच जो है उसकी तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर एग्रीमेंट में हो, उनका स्पेक्ट्रम वाइड हो, तमाम एलिमेंट्स पर आप उनको अप्लाई कर सकें, तमाम सॉलिड्स पर आप उनको अप्लाई कर सकें, आप सेमीकंडक्टर पे भी अप्लाई कर सकें, आप कंडक्टर पे भी अप्लाई कर सकें उसको, आप इंसुलेटर पे भी अप्लाई कर सकें उसको। तो हम अल्टरनेटिव अप्रोच की तरफ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और अल्टरनेटिव अप्रोच क्या होगी? तो इससे बेहतर अप्रोच वो है जिसमें हम डायरेक्ट जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फर्मी डिराक फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसका कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और जिस तरह आपने डेंसिटी ऑफ स्टेट की जो आखिरी डेरिवेशन थी मीन एनर्जी की, वहाँ पे कैलकुलेशन की थी, सेम फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ये आपने एवरेज लेने के लिए n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया है, इंटीग्रल ले रहे हैं, तमाम इलेक्ट्रॉन के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन एनी एनर्जी स्टेट जो है वो n ऑफ E है आपके पास। तो n ऑफ E की वैल्यू वही है जो प्रीवियसली हम रखते थे, डेंसिटी ऑफ स्टेट के टॉपिक से हमने ली है, वो वैल्यू एज इट इज पुट की है। तो E से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज हैं, E से रिलेटेड जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी जाहिर आप E के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो अंडर द इंटीग्रल रह जाएंगे, बाकी सारे कांस्टेंट जो हैं वो आपने बाहर निकाल लिए हैं। इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे फोकस करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी डेरिवेशन पर ना जाएं, हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे थोड़ा सा फोकस करें। तो मेन एनर्जी की ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकलती है। तो ये हमारे पास जो है वो इस डेरिवेशन के बाद इसका रिजल्ट निकलता है। E इज 0 केल्विन टेम्परेचर पे E है, यानी ये रिजल्ट निकलेगा आपका E नॉट प्लस दिस मल्टीप्लाई बाई E नॉट, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से मीन एनर्जी की वैल्यू में बाई दिस फैक्टर, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं, 5, 5, 12 ये टेम्परेचर स्केयर, राइट। दिस फैक्टर ये होगा E नॉट प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय E नॉट। मीन एनर्जी की वैल्यू में स्लाइट चेंज आती है, स्लाइट इंक्रीज आता है मीन एनर्जी की वैल्यू में, अगर आप प्योर क्वांटम मैकेनिक्स कैलकुलेशन जो है वो अप्लाई करते हैं तो देखें इस ये जो आपके पास E T बार निकला है, यानी मीन एनर्जी एट एनी गिवन टेम्परेचर, इसको देखते हैं कि इससे अगर स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे तो वो क्या निकलेगी और वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये हाँ अगेन फार्मूला सेम है हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर मीन एनर्जी का। तो बड़ा सिंपल है, पहली टर्म जो है 1 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, दूसरी टर्म में t स्क्वायर है उसका आप अलहदा निकाल के डेरिवेटिव ले लेंगे तो सिंपल 2t हो जाएगा, नीचे 12 था तो वो 6 हो गया। बहुत आसान सी कैलकुलेशन, आप आसानी से उम्मीद है कि ये डेरिवेशन कर लेंगे। ओके, अब ये रिलेशन यूज करते हैं मीन एनर्जी का, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट वाले टॉपिक की आखिरी इक्वेशन थी 3/5 E है, मीन एनर्जी इज इक्वल टू 3/5 E है, और पुट करते हैं 0 सबस्क्रिप्ट 0 केल्विन टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपने पुट कर दी है इधर E नॉट की जगह पे, तो ये EF नॉट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्केयर है, इधर सिंगल वैल्यू आएगी तो ये स्केयर खत्म हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में EF बच जाएगा सिंपली। समझ रहे हैं आप, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 6 था ऊपर 3 था तो ये नीचे 2 बच जाएगा। तो ये सिंपल डेरिवेशन से हमारे पास स्पेसिफिक हीट TE इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अब आप फर्मी एनर्जी को एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फर्मी टेम्परेचर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके लिए रिलेशनशिप आप यूज करते हैं EF, बुनियादी तौर पे TF KT, बॉडी का टेम्परेचर फर्मी लेवल पे कितना होता है उसे आप फर्मी टेम्परेचर कहते हैं। तो EF/K रिलेशनशिप यूज कर लेंगे, तो सिंपली जहाँ पे EF है इस इक्वेशन के अंदर, वहाँ पे अगर आप EF की वैल्यू जो है वो निकाल के पुट कर दें, यानी KT पुट कर दें, तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का। ये रिजल्ट कंप्लीट एग्रीमेंट है हर तरह के मटेरियल के लिए,
एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के साथ। तो हमारी ये जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कम्प्लीटली एग्री करती है। तो यही वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मटेरियल की स्पेसिफिक हीट को गैस करने के लिए। तो यहाँ आप देख लें, अगर आप गौर करें तो स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर पावर 1 टी पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लीनियर रिलेशनशिप आएगा टेम्परेचर के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें। यहाँ पे ये ग्राफ जो है आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र भी आ रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की है वैल्यू। तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि ओवरऑल स्पेसिफिक हीट जो है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का किरदार नहीं है, उसमें लेटेस्ट वाइब्रेशन का किरदार भी है। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक हीट की तो हमने बात कर ली। इन जनरल एक रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट जो लेटेस्ट की वजह से है, लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। अब CL से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। जो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगी हमारे पास, वो बेसिकली सम होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ द लेटेस्ट। स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, उसमें बाकी सारी चीज़ें जो कांस्टेंट थी उनको हमने A के बराबर पुट कर दिया। तो रिलेशनशिप CE का बनेगा AT, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी स्ट्रेट लाइन रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और C लेटेस्ट जो है देयर इज सम कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल T क्यूब। तो C लेटेस्ट जो है या लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है जी? सी, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर ये इसने ग्राफ में ड्रा किया टेम्परेचर के अगेंस्ट CV को और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो इन कंपोनेंट्स को देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन AT का बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का बिहेवियर है, और ये जो कर्व रिलेशनशिप है ये y क्यूब x इज इक्वल टू y क्यूब की इक्वेशन है की ये कर्व है हमारे पास। तो ये इन दोनों को कंपेयर कर रही है टेम्परेचर के हिसाब से कौन कहाँ मौजूद होता है। तो सबसे पहले लो टेम्परेचर की बात करते हैं। तो लो टेम्परेचर में आप ये देखें कि जो स्ट्रेट लाइन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस कर्व। और ये स्ट्रेट लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? CE को, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ओनली डोमिनेट्स एट लो टेम्परेचर नियर हीलियम टेम्परेचर। हीलियम टेम्परेचर अराउंड 4.2 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है, जहाँ पे हीलियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसको एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है। तो इतने लो टेम्परेचर पे 4.2 केल्विन के करीब नियर हीलियम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है वो डोमिनेट करती है, यानी ज़्यादा हीट। पॉइंट दोबारा जी मैं अभी और क्लियर करता हूँ इसको। यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर पे इफेक्ट आता है बॉडी के। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पे ज़्यादा असर किसका है? लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो CL की कर्व है ये से क्रॉस कर गई है इस ग्राफ में। अगर A फिगर में आप देखें ये CE की को क्रॉस कर गई है, यानी इस पॉइंट से आगे CL डोमिनेट करेगा CE को। लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट डोमिनेट करेगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को। तो आमतौर पे हायर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा रहता है। लेकिन जो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर बढ़ता है, स्पेस मिलती है, एटम की वाइब्रेशन बढ़ती है। वाइब्रेटिंग एटम एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, तो जितनी हीट सिस्टम को मिलती है वो उसकी थर्मल एनर्जी में चेंज होती है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो आपके पास लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट होगा एट हायर टेम्परेचर। सर आपने बोला है कि इधर टेम्परेचर इंक्रीज करने से जी लेटेस्ट वाइब्रेशन बढ़ेगी, फोनान्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, आपने बोला है कि इधर वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा होगी सिस्टम की। जो हीट एनर्जी हम देंगे वो सिस्टम की वाइब्रेशनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, जो इन रिटर्न टेम्परेचर में तब्दील होगी। तो बुनियादी मकसद ये है कि हीट एनर्जी दें सिस्टम को और उसका टेम्परेचर बढ़े। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टेम्परेचर पे इतना ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है, तो उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट स्मूथ एक जैसा ही रहता है।
लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन जो है वो ग्रेजुअली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन को डोमिनेट कर देती है। तो हीट की ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रॉनिक मोशन से ज़्यादा वाइब्रेशनल मोशन से होने लग जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हायर टेम्परेचर पे जो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट है वो डोमिनेट करती है। ओवरऑल अगर आप इसी रिलेशनशिप को ये आप देखें, CV जो है वो T क्यूब के प्रोपोर्शन से इसको T से अगर डिवाइड कर दें तो T स्केयर और CV/T का अगर ग्राफ बनाएं तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो टर्म है आपके पास CV/T, ये बुनियादी तौर पे T स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर T को आप इस साइड पे आके इससे मल्टीप्लाई करते तो फिर आप कहते हैं CV ऑलमोस्ट जो है वो थर्ड पावर ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब कंक्लूड करते हैं जी हम अपने डिस्कशन को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सर पिछले को थोड़ा रिपीट करते हैं। ये सर एक सर एक बंदा बोले लास्ट पॉइंट की समझ नहीं आई। सर इधर एक क्वेश्चन। जी जी पूछें। यस पूछें सवाल। सर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ जाती है, लेकिन हम यहाँ पे जो कह रहे हैं कि इसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो वैसे ही बढ़ देखें, जाएगी टेम्परेचर के साथ। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट लीनियरली सर- इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। देख रहे हैं ना, ये ग्राफ हमें शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पेसिफिक हीट बढ़ रही है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे सर- आके, पूरी बात सुन लें, हायर टेम्परेचर पे आके लेटेस्ट की कंट्रीब्यूशन, वाइब्रेशन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एटम्स को स्पेस मिलती है। लो टेम्परेचर पे एटम एक दूसरे के करीब होते हैं तो वाइब्रेशन फ्रीज हो जाती है, एटम वाइब्रेट कर ही नहीं रहे होते। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वाइब्रेटिंग स्पेस मिलती है एटम्स को, जैसे जैसे उनको वाइब्रेटिंग स्पेस ज़्यादा मिलेगी वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेंगे वाइब्रेशन के लिए, तो सिस्टम की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी। तो स्पेसिफिक हीट में ज़्यादा रोल जो है, ज़्यादा हीट कौन ऑब्जर्व करेगा हायर टेम्परेचर पे? लेटेस्ट ऑब्जर्व करेगा। किस कैटेगरी में ऑब्जर्व करेगा? वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर्म में ऑब्जर्व करेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट। जी सर ग्राफ तो शो ये कर रहा है कि इधर टेम्परेचर जो है वो लेटेस्ट के लिए कांस्टेंट रहेगा ऑलमोस्ट, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के लिए वो बढ़ेगा। आप कौन सा पहला ग्राफ देख रहे हैं? ग्राफ ए? इसमें किसी में भी कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन है आपके पास स्पेसिफिक हीट। अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग बिहेवियर है। जी सर। कांस्टेंट वैल्यू किसी केस में भी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन के केस में ना लेटेस्ट के केस में। इंक्रीजिंग बिहेवियर है। इलेक्ट्रॉन की तो सर लीनियरली इलेक्ट्रॉन की तो बढ़ रही है, दूसरे के कह रहे हैं दूसरे की ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर आपने मेरा आखिरी पॉइंट सुना हो, मैं रिपीट कर देता हूं। जब टेम्परेचर लो होता है तो सॉलिड के एटम एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होने की वजह से वाइब्रेट नहीं कर पाते, उनकी वाइब्रेशन फ्रीज हो जाती है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लो होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, एटम्स के दरमियान फासला बढ़ेगा, वाइब्रेशनल स्पेस मिलेगी हर एटम को, तो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि अब वो वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हायर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन तो अपना स्मूथ बिहेवियर देता ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मेटल के अंदर ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता किसी के साथ। इलेक्ट्रॉन तो अपना स्मूथ बिहेवियर देता रहेगा, लेकिन लेटेस्ट का जो बिहेवियर है वो स्मूथ नहीं है, वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है और उसकी कर्व जो है वो रैपिड इंक्रीज है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ओके। तो अब कंक्लूड करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल डू नॉट यूजुअली लीड टू स्ट्रॉन्ग डेविएशन फ्रॉम डुलोंग-पिटेंट लॉ। हमने प्रीवियसली पढ़ा था एट हायर टेम्परेचर। तो डुलोंग-पिटेंट लॉ कहता है कि स्मूथ चेंज होती है टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक जो मोशन है या इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है। लो टेम्परेचर में लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो
विनिश हो जाती है क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन फ्रीज हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो डोमिनेट करती है, और इंसुलेटर में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो हीट कैपेसिटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है एक्सेप्ट एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होती नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है लो टेम्परेचर पे, तो वाइब्रेशन आपको मिलेंगी हायर टेम्परेचर पे। तो इंसुलेटर में अगर आपको स्पेसिफिक हीट मिलेगी तो हायर टेम्परेचर पे मिलेगी। देन जी दिस इज फॉर आवर टुडे डिस्कशन। ये हमारे आज की टॉक थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, फर्दर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सर तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जी सर एक क्वेश्चन ये है कि सर उधर सर एक क्वेश्चन ये था कि जब हमने क्वांटम स्टैटिस्टिक को इंट्रोड्यूस कराया था, जब उसके बाद जो हमें फ्री एनर्जी मिली थी, जी। तो उसमें हमने टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से सर ग्रेटर क्यों रखा था, उसकी समझ नहीं है। दोबारा पूछें, आपकी आवाज़ कट रही थी। सर जब हमने क्वांटम स्टैटिस्टिक को इंट्रोड्यूस कराया तो उसके Yes. बाद हमें एवरेज एनर्जी की वैल्यू जो मिली है, तो उसमें जो है टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हमने एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा क्यों रखी है उस वक्त? बेटा एब्सोल्यूट जीरो आप वैल्यू रखते हैं सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए। तो आमतौर पे आपको रूम टेम्परेचर पे डील करना पड़ता है, तो इसलिए अल्टीमेटली आपको ये बात तो करनी ही है कि अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो ना हो, बिकॉज इट्स ऑलवेज द केस दैट के टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही होगा या इससे ज़्यादा होगा। ये कम ही होगा कि आप कोई मटेरियल जिनसे आप डील कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट जीरो पे मौजूद हो। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर जो भी इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल पे हो या उससे नीचे हो, उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, लेकिन जब भी एनर्जी बढ़ेगी तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नो इफेक्ट फर्मी लेवल का, आप दोबारा बोलें, दोबारा क्वेश्चन करें। हमने पढ़ा है कि जब फर्मी लेवल या उससे नीचे इलेक्ट्रॉन हो तो उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन जब EF प्लस KT हो जाता है तो फिर इफेक्ट अनअफेक्ट हो जाता है। नहीं, आप EF माइनस KT से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई असर नहीं होता। जो बहुत नीचे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बहुत नीचे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो फर्मी लेवल तक नहीं आ सकते। KT एनर्जी मिली है वो सफिशिएंट नहीं है कि उनको फर्मी लेवल तक ले आए। जो फर्मी लेवल तक नहीं आएगा उसका स्पेसिफिक हीट में कोई रोल नहीं होगा। जी लें जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आज के लिए इसका लेक्चर जी मिल जाएगा यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर देना सर। ये आप हमें स्लाइड्स नहीं तो ग्रुप में कर दें। नहीं, आपको यूट्यूब पे पूरी ये एज इट इज वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके सर।